हेल्पिंग फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में मैं तमाम आगंतुक बंधुओं का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रभात रंजन जी ने हेल्पिंग फाउंडेशन के तमाम उद्देश्य और क्रियाकलापों से हमें अवगत कराया और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। इस कार्यक्रम में हमारे प्रिय छोटे भाई गौतम कृष्ण जी उपस्थित हैं, जो महसी से चुनाव जिन्होंने लड़ा था। एक जुझारू कर्मठ, एक सरकारी अच्छी सेवा से त्यागपत्र देकर समाज की सेवा में आने वाले गौतम जी हमारे बीच हैं। युवाओं के बीच रहकर युवाओं के लिए काम करने वाले, अपने संगठन के माध्यम से सहरसा की सेवा करने वाले सोनू तोमर जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच आशीष जी हैं। हमारे बीच हेल्पिंग फाउंडेशन के युवा साथी भी हैं, जिनके सौजन्य से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का मौका मिला है। जब मैं छोटा बच्चा था, अपने मोहल्ले के छोटे से स्कूल में, न्यू कॉलोनी में स्कूल जाया करता था। उस समय सरकारी स्कूल में बैठने के लिए बेंच और डेस्क की व्यवस्था नहीं होती थी। हम लोग अपने स्कूल बॉक्स के साथ साथ छोटा जूट का बैग भी ले जाया करते थे और उस पर अपना नाम लिखते थे, कहीं वो बैग चोरी ना हो जाए। और जब स्कूल पहुंचते थे तो प्रार्थना की घंटी लगती थी और प्रार्थना गाते थे, आलोकित करो पथ हमारा हे जग के अंतर्यामी, शुभ्र प्रकाश दो स्वच्छ दृष्टि दो हे जग के अंतर्यामी। ये अंतर्यामी कौन है? ये अंतर्यामी है हमारे माता पिता और गुरुजन, जिन्होंने हमें चलना, बोलना, उठना और जीवन जीने का संस्कार दिया है। इस प्रसाल में बैठे हुए डॉक्टर के ओझा सर जग के अंतर्यामी हैं। डॉक्टर रेणु सिंह जी जग के अंतर्यामी हैं, जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को के ओझा सर ने डॉक्टर और इंजीनियर बनाया। जब इन लोगों की प्रतिमूर्ति जहन में आती है, आदर और श्रद्धा के साथ खुद ब खुद सर झुक जाता है। डीएन शाह जी बैठे हैं, आदरणीय सुनील सर बैठे हुए हैं, मनोहर स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर। चंद्रशेखर अधिकारी जी बैठे हैं। चंद्रशेखर अधिकारी जी जब सहरसा कॉलेज से रिटायर किए थे तो मैंने सुना कि कटिहार जा रहे हैं। मुझे सहरसा कॉलेज में पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला। मेरे पिताजी ने मुझे बाहर पढ़ने भेज दिया था, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सहरसा कॉलेज में भी पढ़ता। अधिकारी जी हमारे टीचर नहीं रहे, लेकिन सैकड़ों युवाओं को ट्रेन कर इन्होंने विभिन्न नौकरियों में भेजने का काम किया। रिटायरमेंट के बाद जब कटिहार जाने की खबर में मुझे मिली तो मैं भावुक हो गया कि सर को सहरसा में ही रहना चाहिए। ये हमारे शिक्षक हैं, जिनके प्रति एक श्रद्धा खुद ब खुद अपने मन में उपजे। वैसे ही शिक्षक वंदनीय होते हैं, वैसे ही शिक्षक आदरणीय होते हैं। और इस प्रसाल में ऐसे बहुत से शिक्षक हैं। आदरणीय मुकेश बाबू रिश्ते में मेरे ससुर भी हैं, शिक्षा दान करते हैं। एकलव्य सेंट्रल स्कूल के माध्यम से सैकड़ों बच्चों को इन्होंने संवारने का काम किया है। सीएस झा सर हैं, शेखर बाबू हैं, बहुत से लोग इस प्रसाल में हैं। पूर्व प्राचार्य डीएन शाह जी हैं। मैं तमाम शिक्षकों को, तमाम गुरुजनों को आदर के साथ सादर प्रणाम करता हूं।
आप धन्य हैं और आप वंदनीय हैं। हमारे सामने बहुत से यक्ष प्रश्न भी हैं। बिहार की शिक्षा नीति ऐसी क्यों है? ये प्रश्न आपके भी जहन में उठता होगा। हमारे पास नालंदा है, हमारे पास विक्रमशिला थी, हमारी छाती जब इतनी मजबूत थी तो आज हम बिहार में शिक्षा से इतने दूर क्यों चले जा रहे हैं? सरकारी स्कूलों की हालत आपसे छिपी हुई नहीं है, उस पर बोलना तो बड़ा कठिन है। और सरकारी स्कूलों की इन हालात में जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, राणा जी जैसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा का अलग जलाया है, मैं इनके जज्बे को भी सलाम करता हूं। अगर आप लोग नहीं होते तो बिहार की शिक्षा की हालत इससे भी बदतर होती। आपने इसे थामने का काम किया है, आपने इसे सजाने और संवारने का काम किया है। एक प्रश्न हमारे जहन में आता है, व्हाट विल बी द वर्ल्ड टुमारो? बड़ा ही नैसर्गिक प्रश्न है, आने वाला संसार कैसा होगा? हम भी सोचते हैं, मनन करते हैं, आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेंगी? कौन इसको डिटरमिन करेगा? इट विल बी डिटरमिन्ड बाय द एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वी पजेस। हम लोग जिस तरह की शिक्षा को पजेस करते हैं वही हमारे आने वाले कल को डिफाइन करेगा। हम बिहार के लोग बड़े जीवट होते हैं, बिहार की धरती बड़ी जीवट होती है। हम बुद्ध को भी उपदेश देने का काम करते हैं, हम महावीर को भी उपदेश देने का काम करते हैं, और इसी बिहार की धरती से इस मध्यम मार्ग का संदेश पूरे विश्व में फैलता है और पूरा का पूरा देश, जापान जैसा देश, बुद्ध को मानने के लिए विवश होता है। हमारे पास फणीश्वर नाथ रेणु हैं, हमारे पास वीर कुंवर सिंह हैं, हमारे पास नागार्जुन हैं, हमारे पास शून्य की गणना करने वाले आर्यभट्ट भी हैं। आइए इस प्रसाल के माध्यम से हम शपथ लें कि हम अपने घर में आर्यभट्ट और वीर कुंवर सिंह और नागार्जुन पैदा करेंगे, तभी हमारी शिक्षा का संकल्प, हमारा सपना पूरा होगा। कहते हैं भारत युवाओं का देश है। हमारी एवरेज उम्र हमारी 25 साल है। 70 से अधिक 25 साल के लोग इस भारत देश में हैं। ये सौभाग्य अमेरिका को भी नहीं मिला है। अमेरिका 47 एवरेज लोग हैं, युवा 47 के माने जाते हैं। तो अगर हम 25 साल के युवाओं के देश हैं तो हमारे पास स्किल्ड युवा होने चाहिए, हमारे पास ज्ञानवान युवा होने चाहिए, हमारे पास कुशल कामगार होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो नहीं है। आप भी सोचते होंगे कि ऐसा क्यों नहीं है। सहरसा में सोचने से, अगर हम ये मान लेंगे कि हम सहरसा में सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो ये हमारी भूल होगी। अगर सहरसा के इस छोटे से प्रसाल से हम सोचना शुरू करेंगे तो इस देश का कल भी बदलेगा। अब वो हमारी सोच किधर जाएगी? हमको अपनी सोच को कहां ले जाना है? हमको अपनी सोच को उसी गुरु शिष्य परंपरा की ओर ले जाना है जहां गुरुकुल में रहकर गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते थे और ज्ञान का दान करते थे। अब गुरु शिष्य की परंपरा सिर्फ रह गई है, गुरुकुल तो हो नहीं सकता। तो हमको उसी परंपरा में आधुनिकता को वास करके, आधुनिकता को समावेश करके उस परंपरा को चलाना होगा। शिक्षकों को के बारे में कुछ कहना मैं नहीं चाहता, मेरी उतनी घृष्टता नहीं है कि मैं आदरणीय गुरुजन के बारे में कुछ बोल सकूं। लेकिन बच्चों को मैं कहूंगा कि जिस दिन बड़ों के प्रति आपके जहन में आदर का भाव आएगा, उसी दिन आपको शिक्षा की अनुकूलता मिलेगी। आप शिक्षा ग्रहण करते हैं,
आपका दायित्व बनता है कि आप बड़ों का आदर करें। रेलिवेंस ऑफ करिकुलम बहुत बड़ा कंपोनेंट है। आप जो पढ़ते हैं, आप जो पढ़ाते हैं, आप जो बच्चों को संदर्भ देते हैं, आप जो बच्चों के बीच में उदाहरण रखते हैं, वो कितने रेलिवेंट हैं। अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो उस पर आपको विचार और मनन करना होगा। आपको सोचना पड़ेगा कि उसके रेलेवेंस को हम कैसे कायम करें। चौथी सबसे बड़ी बात होती है, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। हर एक पिता, हर एक माता, हर एक बड़ा भाई सोचता है कि हमारा बेटा एक अच्छा मैनेजर बने, वो लाखों की पगार पाए, वो आईएएस बने, आईपीएस बने। हम में से कितने लोग सोचते हैं कि वह एक अच्छा मानव बने। शायद कोई नहीं सोचता होगा। मैं भी एक पिता हूं, मेरे भी जहन में रहता है कि हमारा बेटा कितना बड़ा आदमी बने। ये बड़े बनने की जो सोच है वो सिर्फ सैलरी में मिलने वाले शून्य की ओर हमें ले जाता है। हम सोचते हैं कि हमारा बेटा शानदार सैलरी पाए, हमारी सोच वहीं तक जाकर सीमित होती है। जब हमारी सोच वहां तक जाकर सीमित होती है तो हमारा देश के प्रति जो कर्तव्य बोध है वो काफी कम हो जाता है। हम सैलरी के लिए भी सोचें, लेकिन हम साथ साथ ये भी सोचें कि हमारा बेटा, हमारी बेटियां एक अच्छा नागरिक बने और एक अच्छा मानव निश्चित रूप से बने। तभी इस शिक्षा का महत्व इस देश के लिए होगा। हम बहुत ज़्यादा आपसे कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि हमने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि मैं जूट के बैग पर पढ़कर बड़ा हुआ। मेरी उपलब्धियां बहुत नहीं हैं, लेकिन उसी जूट के बैग से उठकर मैं इंडिया के ऑक्सफोर्ड दिल्ली विश्वविद्यालय तक पढ़ने और पढ़ाने का सफर मैंने तय किया है। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। अभी जो दौर चल रहा है वो चुनौतियों का दौर है, और इस चुनौतियों के दौर में आप कहेंगे कि फलाने बच्चे के पास ये है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास महंगा लैपटॉप नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो ये कतई अपने माता पिता, परिवार, गुरुजन के प्रति ये कतई सम्मान नहीं होगा। इसका मतलब आप चुनौतियों से भागना चाहते हैं। हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते थे। अब्राहम लिंकन का नाम कितने बच्चों ने सुना है? अधिकांश बच्चों ने सुना है। अब्राहम लिंकन बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनकी माता फर्श पर कोयले से लिखकर उनको पढ़ाती थी, और उन्होंने 4 दिन की मजदूरी के बाद जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी खरीदी थी। लिंकन सबसे पहले वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने सीनेटर का चुनाव लड़ा, वो चुनाव भी वो हार गए। 47 वर्ष की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने लड़ा, वो चुनाव भी हार गए। लेकिन 51 वर्ष की उम्र में अमेरिका की राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और जीते। असफलताओं के बीच में उनके जज्बे को कोई कम नहीं कर पाया और वो महान बन गए। मिल्टन का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े कवि थे। शायद उनकी कविता आपके पाठ्यक्रम में भी हो। हम लोगों के 10वीं में मिल्टन की कविता थी, हम लोगों ने पढ़ा भी है। वो जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्होंने इस चुनौतियों को स्वीकार किया था। बीथोवन का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, महान संगीतज्ञ थे, लेकिन वो बहरे थे। लेकिन उनका बहरापन उनके हौसलों के बीच कभी नहीं आया।
तो आप अगर कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो वो आपके बीच नहीं आनी चाहिए। आपके हौसले अगर आपके साथ हैं तो आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता, आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। ये बार बार मैं इस मंच से कहना चाहता हूं। आप आगे बढ़ें, बहुत खुशी मुझे होगी। और मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन में ऊंचाइयां और जीवन में सफलता माता के प्रसव पीड़ा की तरह होती है। जिस संयम से, जिस लगाव से माता अपने बच्चे को अपने पेट में 9 महीने रखती है, उसके पीछे बस एक ही संतावना का पल होता है, बस एक ही इच्छा होती है। उस प्रसव पीड़ा के पीछे के बाद का जो खुशी का पल होता है अपने बच्चे को देखने की, वो खुशी इस जहां में सबसे प्यारा होता है, इस जहां में सबसे अद्वितीय होता है। हम आप सब उसी माता के बेटे हैं। हमें उन्होंने इस धरती पर कुछ करने के लिए लाया है और हमें कुछ करके आपको दिखाना पड़ेगा। मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने दें। आप हौसलों के साथ अपनी उड़ान को बढ़ाएं। और जो लोग व्यंग में कहते हैं कि फलाना सपना देखता है, जब आप सपना नहीं देखेंगे तो आपके हौसले आपसे मिलने वाले नहीं हैं। मैं छोटी सी कहानी आपको कहना चाहता हूं। मैं छुटपन में मैंने सपने में एक दिन देखा, मैं क्लास 7 में पढ़ता था, कि मैं सदन में बोल रहा हूं और मैं जोर जोर से सदन में बोल रहा हूं। मैंने ये सपना अपनी माँ के साथ शेयर किया। हमारी माँ हंस दी थी, बहुत प्यारी माँ थी, अब इस दुनिया में नहीं है, सबकी प्यारी माँ होती है। लेकिन जब मैंने अपने पिता से इस सपने को शेयर किया तो पिता ने कहा कि बेटा एक दिन जरूर आएगा जब तुम सदन में बोलोगे। आज मैं भावुक हो गया हूँ। आज मुझे सदन में बोलने का मौका मिला है और मैं सदन में बोलता हूँ, क्योंकि मैंने एक सपना देखा था और उस सपने को मैंने अपने जहन में उतारा था। आप भी सपने पालिए और सपने को जहन में उतारिए, वो सपना ईश्वर पूरा करेंगे। कहा जाता है जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। आपके सपने को भी सारी कायनात मिलाने में लग जाएगी। Why I should be discouraged? Why I should be discouraged when the referee has not blown the final whistle? जब तक रेफरी ने फाइनल हिस्सेल नहीं बजाया है, हमें डिस्करेज नहीं होना है, हमें अपने सपनों के पीछे दौड़ना है। जय गुरुजन, जय हिंद।